दोस्तों, ट्रंप के दिमाग को समझना वाकई नामुमकिन है। 2 दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान से बातचीत करने को तैयार हैं, और आज ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा, नौसेना का बेड़ा, ईरान की तरफ पहुंच रहा है और 2 दिन में, अगले 2 दिन में ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी होने जा रही है। A big force going toward Iran. A big force going toward Iran. तो ट्रंप एक बार फिर से ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं, और उधर तेहरान में ट्रंप के इस ऐलान के बाद जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अली खामनाई, उन्होंने अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, मिलिट्री लीडरशिप के साथ, आर्मी के चीफ के साथ एक इमरजेंसी बैठक की है। और ईरान की मीडिया का कहना है कि पूरे देश में फ़ौज को अलर्ट किया गया है, मिसाइल सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है। अब दोस्तों, ये जो जंग का अंदेशा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस नेवी का जो सबसे बड़ा युद्धपोत है, जिसे आप वॉरशिप कह सकते हैं या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर कह सकते हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन, दुनिया का सबसे खौफनाक जहाज़ माना जाता है, जंगी जहाज़ माना जाता है, इसको जब से साउथ ईस्ट एशिया से अरेबियन सी की तरफ इसका जब रुख मोड़ा गया है, तब से ये अंदेशा और बढ़ गया। और 4 दिन पहले, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 4 दिन पहले ये जो जहाज़ी बेड़ा था ये मलेशिया के आसपास था, और 2 दिन पहले ये श्रीलंका के आसपास था। इस वक्त जो इसकी प्रेजेंट लोकेशन है हिंदुस्तान के आसपास है, और ऐसा कहा जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन अगले 36 घंटे में ये अरब सागर के आगे यानी ईरान के समंदर के आसपास स्ट्राइक पोजीशन लेगा। स्ट्राइक पोजीशन से मतलब है कि जहां जहाज़ पोजीशन लेगा, फाइनल पोजीशन लेगा, और वहां से एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स स्ट्राइक करना शुरू करेंगे। तो ये तो बात यूएस नेवी की रही। अगर आप यूएस एयरफोर्स की बात करें तो अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स F-15 हैं और भी कई फाइटर जेट्स हैं जो साइप्रस में, ये समंदर के बीच में है, टर्की और आप कह सकते हैं सीरिया से पास में साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर ब्रिटिश एयरबेस है जहाँ पर ये जहाज़ अमेरिका के लैंड कर रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं। और बगल में जो जॉर्डन है, जॉर्डन में भी बड़े एयरबेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। जॉर्डन के जो बादशाह हैं उनके अच्छे ताल्लुकात ट्रंप से हैं, और यहाँ भी यूएस एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं पोजीशन ले रहे हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका चारों तरफ से ईरान को घेर रहा है, और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। यानी पिछली बार जो यूएस और ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन थी 2025 जून में, इस तरह की पोजीशन तब भी नहीं थी। अब अमेरिकन मीडिया के मुताबिक 25 जनवरी के बाद जब ये आप कह सकते हैं यूएस नेवी की जो वॉरशिप्स हैं, जो जहाज़ हैं, फाइटर जेट्स हैं, जब पोजीशन ले लेंगे ईरान के चारों तरफ, तब डोनाल्ड ट्रंप एक फाइनल असेसमेंट करेंगे। और फिलहाल ऐसा लगता है कि इस वक्त जो उनका फौरी तौर पे जो उनका मकसद है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, वो अली खामनाई के जो निज़ाम है उसको बदलना है। अब वो प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, घेराबंदी करके धमकी देंगे, जो ट्रंप का अंदाज़ है। और अगर खामनाई झुकते नहीं हैं तो हो सकता है कि फिर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बीच में आ जाए। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है स्ट्राइक करना, प्रेशराइज करना। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से ईरान की तैयारी है, जिस तरह से ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिससे इजराइल भी घबराता है। और पिछली बार हमने देखा कि किस तरह अमेरिका के बेस पर, कतर में जो अमेरिकन बेस था, उस पर पहली बार किसी मुल्क ने स्ट्राइक करी, ईरान ने स्ट्राइक की थी। उसी अंदाज में ईरान इस बार पूरे मध्य एशिया में यूएस बेस को स्ट्राइक करना चाहता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर ये जंग होती है, वैसे तो जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये जंग होती है, ट्रंप अल्टीमेटली स्ट्राइक करते हैं, तो ईरान का जिस तरह से रिटेलिएशन होगा या जो तैयारी है, ये जंग अमेरिका को, ट्रंप को महंगी पड़ सकती है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ट्रंप 2 दिन पहले कुछ कह रहे थे, बातचीत की बात कर रहे थे, आज वो जंग की बात कर रहे हैं। करने क्या चाह रहे हैं? अमेरिका के इरादे क्या हैं और ईरान किस तरह का इन इरादों का जवाब देना चाहता है, इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये जंग छिड़ती है, अगर जंग छिड़ती है तो फिर तीसरा विश्व युद्ध बहुत दूर नहीं होगा, इस तरह जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है।
हमारे साथ आज अमरीश मिश्रा फिर से होंगे और अमरीश मिश्रा की आज ईरान में कई पत्रकारों से बात हुई, कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट से भी बात हुई। उनके पास कुछ ताज़ा जानकारी है और इस बातचीत में एक बड़ा खुलासा भी वो करना चाह रहे हैं कि ट्रंप का असली ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ईरान को वो प्रेशराइज करना चाहते हैं, क्यों खामनाई की रिजीम को बदलना चाहते हैं, तख्ता पलट क्यों करना चाहते हैं। एक बड़ा मोटिव है उसके पीछे। अमरीश मिश्रा साहब को सुनिए। अमरीश जी, 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि हम बातचीत करने के लिए ईरान से तैयार हैं, वी आर रेडी टू टॉक, और हम चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका टेबल पर बैठे बातचीत करें कि किस तरह से जंग को टाला जा सकता है। और दुनिया को ऐसा लग रहा था, बल्कि मैं तो कहूँगा सबने राहत की सांस ली कि कम से कम अमेरिका थोड़ा पीछे हट रहा है। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा, सबसे ज़्यादा जंगी जहाज, सबसे ज़्यादा फाइटर जेट्स, अमेरिका ने अपने इतिहास में विदेश में सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब इस तरह की बात हो रही है, यानी फिर इशारा जो है वो युद्ध की तरफ है, फोकस उनका ईरान है। इसको हम क्या देखें? मतलब ट्रंप ने तो अभी तक मुझे लग रहा था कि ट्रंप कंफ्यूज हैं, लेकिन अब हमें लगता है हम लोग कंफ्यूज हैं। नहीं, देखिए, हम लोग कंफ्यूज नहीं है। ट्रंप हमको कंफ्यूज करना चाहता है, हमको और दुनिया को। वो एक हाथ में स्टिक और एक हाथ में वही जो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी, एक हाथ में डंडा एक हाथ में गाजर। और ये वो बखूबी से उनको पता है कब किस चीज का इस्तेमाल करना है। उनके पूरे स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है एक ग्रैंड आर्माडा, यानी इतनी बड़ी फ्लीट जो दुनिया ने कभी देखी नहीं, वो ईरान की तरफ चल रही है, धीरे धीरे आ रही है। और अब तो खैर अरेबियन सी में पहुंच गई है, तो वो 2 ही दिन बचे हैं, मेरे ख्याल से 24-25 तक वो पहुंच जाएगी। तो अब ये जो एक बात भी वो लगातार एम्फसाइज कर रहे हैं कि देखो हमारा पूरी तैयारी है। उसके बाद उधर आप देखिए तो जॉर्डन से लेके साइप्रस से लेके और फिर जो मिडिल ईस्ट के जो बेसिस हैं, फिर यूरोपियन बेसिस को एक्टिवेट कर दिया गया है। हर तरफ से इजराइल को एक्टिवेट कर दिया गया। हर तरफ से वो घेरेबंदी भी अपनी तैयार कर रहे हैं। और मीडिया में जो वेस्टर्न मीडिया लगातार कह रहा है कि इस बार जो हमला होगा ईरान के खिलाफ वो चारों तरफ से होगा और ईरान में रिजीम चेंज होके रहेगा। ये वेस्टर्न मीडिया की पूरी एक वेस्टर्न मीडिया का शोर है। जी। क्या आपको लगता है कि ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, दो जिस्म एक जान कह लीजिए आप, इन दोनों नेताओं का फोकस सीधे सीधे खामनेई के निज़ाम को बदलना है? क्या जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अमेरिका का है, वो है कि तेहरान में इस वक्त जो सरकार है खामनेई की, उसको बदलना चाहते हैं? बिल्कुल। इस समय देखिए अमेरिका पूरी तरह से चाहता है कि रिजीम चेंज हो, खामनेई की सरकार बदले। लेकिन जो लोग कारण समझते हैं वही केवल कारण नहीं है, वो हैं। जैसे तेल की बात लोग करते हैं, जैसे लोग बात करते हैं कि जो ईरान की रिसोर्सेज है उनकी बात करते हैं, वो सब भी पहलू की बात होती है। हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स की बात होती है, वो सब भी पहलू है। लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है कि बिना खामनेई को हटाए वो गाजा में हमास को सरेंडर नहीं करा सकते। ओहो ओहो ओहो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पुराने ऑब्जेक्टिव अमेरिका के थे कि भाई ये जो तेल का मामला है इसमें ईरान को किसी तरह से खोलो, अपनी तरफ लाओ, ईरान को न्यूक्लियर वेपन मत बनाने दो, न्यूक्लियर पे उनकी नज़र रखो, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमास को, फिलिस्तीनियों का ये जो हमास ग्रुप है, ये तभी काबू में आ सकता है जब खामनेई को बदला जाए। बिल्कुल। और आप देखिए कि अभी 11 अक्टूबर 2024 को गाजा में युद्ध विराम हुआ और ट्रंप ने अभी गाजा बोर्ड बना लिया, डेवोस में पीस बोर्ड बना लिया। उसमें तमाम मुस्लिम देशों को, ओमान को छोड़ के सभी मुस्लिम देश उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान से लेके तुर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, बहराइन, सब उसमें हैं, ओमान को छोड़ के। और भी बहुत सारे ईस्ट यूरोप के देश हैं। वेस्टर्न यूरोप के देश अभी शामिल नहीं हुए, रशिया, चाइना शामिल नहीं हुआ, भारत शामिल नहीं हुआ। अब यहां पर गाजा में ट्रंप का पर्सनल स्टेक हो गया है। एक तो इजराइल का स्टेक है, और आज जैसे आपने कहा एक जिस्म दो जान, तो एक तो इजराइल का स्टेक है कि इजराइल की हार नहीं दिखनी चाहिए। अगर कुछ फिलिस्तीनियों को दिया भी जाता है तो गाजा में तो इजराइल की हार नहीं दिखनी चाहिए। दूसरी बात, हमास को किसी भी तरीके से
फिलिस्तीनियों के नेतृत्व में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ओके। हमास जो है वो हथियारबंद है और वो क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। वो कोई झुंझुना नहीं चाहता। वो एक गाजा के नाम पे आप उसको कुछ थोड़ा बहुत दे दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ लोगों को वहां उनके लिए मकान बना दीजिए, ये हमास नहीं चाहता है। और फिलिस्तीनी जनता भी नहीं झुकेगी जब तक हमास नहीं झुकेगा। और हमास कैसे झुकेगा? खामनेई को हटा के। अमरीश जी, आपने बड़ी बात कही। आपका ये कहना है कि ट्रंप और नेतन्याहू यानी इजराइल और अमेरिका का जो अब तक का सबसे बड़ा पीस इनिशिएटिव है गाजा को लेकर, ये जो पीस बोल्ड बनाया है, वो चाहते हैं कि साहब ये पीस बोल्ड में हमारी शर्तें तभी कामयाब होंगी जब हमास को किनारे कर दिया जाए, और हमास को किनारे करने से पहले खामनेई को किनारे कर दिया जाए। तो इसलिए ये जो पीस बोल्ड की जो कामयाबी है, इसके लिए ये जंग होगी ईरान के साथ। इसके लिए बिल्कुल ये सारे जहाज भेजे जा रहे हैं, ये सारे फाइटर जेट्स खड़े किए जा रहे हैं, ये बमबारी की धमकी दी जा रही है कि खामनेई को हटाओ और ये पीस बोर्ड का जो है इनिशिएटिव लो। बिल्कुल, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कोई अमेरिका इजराइल का विरोध कोई करता है, कोई विचारधारा कर रही है, तो वो खुमैनिज्म है। और जिससे जो इस समय इमाम खामनेई जिसको मानते हैं, और ईरान की जो रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी है कि भाई प्रतिरोध होना चाहिए, जो ये इजराइल और अमेरिका, इनका मिडिल ईस्ट में कोई काम नहीं, इनको यहां से हटना चाहिए, ये इसकी विचारधारा तो ईरान की है ना। हमास की मदद कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। यमन में हूतीस की मदद कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। इराक में रेजिस्टेंस की मदद कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। सीरिया में रेजिस्टेंस की मदद कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। अब इनको ईरान अगर हट जाए तो उसके बाद इनको पूरे गाजा में तो इनको कब्जा मिलेगा ही, पूरे मिडिल ईस्ट पे भी इनका एक छत्र राज हो। ये देखिए पूरी ईरान सबसे बड़ा कांटा है। ईरान को अगर हटा दिया जाए तो ना सिर्फ गाजा फिलिस्तीन का मसला, बल्कि पूरा मध्य एशिया पूरा मुट्ठी में ट्रंप के आ सकता है, अमेरिका के आ सकता है, इजराइल के आ सकता है। और वैसे भी जो पीस बोर्ड बनाया है उसमें जितने भी मुस्लिम कंट्रियों के शेख हैं, बादशाह, सब जो है कदमों में बैठे हुए हैं। सिर्फ ओमान एक ऐसा कंट्री है जो नहीं झुका। ईरान का सवाल ही नहीं है। इंडिया ने भी थोड़ा ठीक किया, मैं कहूँगा कि इंडिया भी कम से कम झुका नहीं है अभी तक। रशिया, चाइना नहीं झुके, बाकी सब लोग झुक गए, आगे बिछ गए हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि मोटिव की। आपने कहा कि क्यों खामनेई को हटाना चाहते हैं ट्रंप और नेतन्याहू, और इसलिए जंग एक तरह से आप इशारा कर रहे हैं कि चाहे 26 जनवरी हो, 27 जनवरी हो, या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी हो, ये जंग कहीं ना कहीं आपको होते हुए दिख रही है। चाहे बार बार ट्रंप ये कहें कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं, हम तो शांति करना चाहते हैं, लेकिन वो सब एक छल है। एक्चुअल में वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मुझे ये चीज़ बताइए कि 25 तारीख तक, आपने पहले भी कहा था कि 25 तारीख तक सबसे खौफनाक जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये इस वक्त अरेबियन सी तक पहुंच गया है। और ये जहाज शायद अगले 36 घंटों में ये स्ट्राइक पोजीशन ले लेगा ईरान के पास। यानी 25 जनवरी के आसपास ट्रंप की सारी फौज, ट्रंप के सारे जंगी जहाज, फाइटर जेट्स पोजीशन पे होंगे। तो क्या 25 के बाद या 26 जनवरी तक ट्रंप डिसाइड करेंगे कि भाई ये स्ट्राइक करनी है, नहीं करनी है, या अभी धमकाते रहना है खामेनेई को? मतलब जो कुछ होगा 26 तारीख के आसपास होगा, आपको लगता है? 25 को भी हो सकता है, 26 को भी हो सकता है। देखिए, एक तो जैसे ही वो जहाजी बेड़ा वो स्ट्राइक पोजीशन पे पहुंचा तो घेरेबंदी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद ट्रंप को यह मौका नहीं मिलेगा कि अभी कुछ आ रहा है। अभी जो वो कह रहे हैं ना, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, फिर उनको यह मौका नहीं मिलेगा। अब घेरेबंदी हो गई। अब वो दो ही बातें करेंगे, या तो वो कहेंगे तुम सरेंडर करो, खामनेई से कहेंगे तुम देश छोड़ो, तुम जाओ कहीं, और नहीं तो वो स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि यहां पर आके अब वो बातचीत की बात अगर वो कहेंगे भी तो वो बहुत क्रेडिबल साउंड नहीं करेगी। अगर इसमें इतनी घेरेबंदी की बात फिर ट्रंप कहते हैं बातचीत करो, तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो वो दो ही चीजें करेंगे, वो रिजीम चेंज कहेंगे ईरानियों खुद करो तुम, और अगर वो नहीं होती है तो स्ट्राइक करेंगे।
और नहीं, स्ट्राइक लेकिन करते हुए कहेंगे कि हम जो प्रोटेस्टर्स को मारा गया ये सब हुआ उनका बदला ले रहे हैं और हम ऐसी रिजीम को बदल रहे हैं जो बहुत ही क्रूर थी, ठीक आतताई है, थी। जी ठीक है। अमरीश जी, आपने एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि ट्रंप जो हैं 25-26 जनवरी के बाद वो जब असेसमेंट करेंगे, वो दो बातें करेंगे। एक, वो कहेंगे कि या तो खामनाई कुर्सी से उतरें, यानी उनका निज़ाम बदले, सरेंडर करे, और अगर नहीं सरेंडर करता है तो हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने चारों तरफ से ईरान को घेर लिया है। क्या आपको लगता है कि खामनेई के पास फिर विकल्प क्या है? क्या वो कुर्सी से उतर भी सकते हैं, या फिर उनका इरादा कुछ और है? खामनेई का माइंडसेट क्या है? देखिए, खामनेई का माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो किसी कुर्सी पे नहीं। खामनेई का माइंडसेट है कि वो एक ऐसे मजहब के नेता हैं इस समय जो 1400 साल पहले वजूद में आया था और जिसने करबला की लड़ाई लड़ी थी, जब 72 लड़ाकों ने लाखों की फौज के सामने सरेंडर नहीं किया था। ओके। वो उससे आ रहे, वो अपने को उस मजहब का नेता मानते हैं और वो किसी भी तरीके से, देखिए, मजहबी मुद्दे पर ही 1857 हमारे यहाँ हुआ था, जब जी, कारतूस में गाय का गोश्त मिलाया गया, मंगल पांडे ने गोली जी। चलाई। मतलब आप कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे स्ट्रांग है इस वक्त, वो आइडियोलॉजिकल लेवल है। बिल्कुल आइडियोलॉजिकल लेवल पे स्ट्रांग है और टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी, क्योंकि ओके। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे आप देखिए तो कौन सी ऐसी चीज है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो ईरान के पास नहीं है। उनके पास दूर तक मार करने वाली मिसाइल्स है, वो दिखा चुके हैं। मैक 15 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर भी हो सकती है। खुर्रम शहर 4, फतेह 1, अब उसके नाम बहुत सारे हो सकते हैं। उनके पास वो वाले ड्रोन्स हैं जो इब्राहिम लिंकन पे अटैक कर सकते हैं और इब्राहिम ओके। लिंकन उनके रडार को अ, वो नहीं जैम नहीं कर सकता है। उसकी वजह वो डिटेल में जाएंगे तो मतलब हो आप जाएगा, कुल लेकिन वो मिलाकर ये जैम कह नहीं रहे कर हैं, सकता। आप ये कह रहे हैं कि खामनाई सरेंडर नहीं करेंगे, ना उनकी फौज सरेंडर करेगी, ना ही पॉलिटिकल लीडरशिप सरेंडर करेगी। जंग वो लड़ेंगे, और बिल्कुल आगे आके लड़ेंगे फ्रंट फुट पे। आगे आके लगे, क्योंकि देखिए इसमें बात वही है। इसमें बात ये है, ये नहीं है केवल कि एक हमें लड़ना है। अब कई बार ये जरूरी भी हो जाता है, हमारे पास 1857 में हमारे पास हथियार कम थे लेकिन हम लड़े, हमने बहुत सेक्रीफाइस किया, ये भी एक बात होती है। लेकिन केवल ये बात ईरान के साथ नहीं है, वही बात कि आइडियोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी, उनके पास संसाधन भी है। इस बार उनके पास एक एसिमेट्रिक लड़ाई जो होती है, जिसको वो मान रहे हैं एसिमेट्रिक है, अमेरिका के पास ज्यादा असलहे हैं, ज्यादा ताकत है, सब कुछ, लेकिन ईरान के पास जो है वो अगर वो सही तरीके से उनका इस्तेमाल करे तो अमेरिका को गिरा सकता है। ये ओके। एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ये इसमें यानी ईरान ने महारत यानी हासिल वही। कर दी है और गाजा में यही लड़ी गई है 2 साल। ठीक है, मतलब आपने कहा कि कहीं ना कहीं खामनाई सरेंडर नहीं करेंगे, उनकी पूरी फौज सरेंडर नहीं करेगी। आइडियोलॉजी की भी लड़ाई है, टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई है ईरान की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर खामनाई कुर्सी पर हैं, उनकी सरकार, उनका निज़ाम कुर्सी पर है, हुकूमत में है, तो ये जो पीस बोर्ड बनाया है मिस्टर ट्रंप ने, ये लागू नहीं हो पाएगा। हमास हमास इसको लागू करने नहीं देगा, ईरान इसको लागू करने नहीं देगा। यानी ट्रंप के पास भी अब दो ही ऑप्शन है कि या तो पीस बोर्ड बंद करें, और अगर पीस बोर्ड उनको कामयाब करना है तो सबसे पहले खामनाई से निपटें। यही बात है। देखिए, वो लोग चाहते हैं कि गाजा में हमास सरेंडर करे, सरेंडर मतलब अपने हथियार दे। व्यक्तिगत रूप से वो माफी भी दे सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमास के लिए माफी शब्द तो कुफ्र है। वो तो एक आजादी की जंग लड़ रहा है, वो जिहाद लड़ रहा है। वो कह रहा है कि हम ही असली जिहाद लड़ रहे हैं, क्योंकि हम किसी धर्म के खिलाफ या किसी मजहब के खिलाफ नहीं या किसी काफिर के खिलाफ नहीं, हम एक आतताई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो असली जिहाद है। अब हमास के पास हथियार है, आप जानते हो, उसने प्रूव कर दिया 2 साल में इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी, नहीं कब्जा कर पाए, हमास को नहीं हरा पाए। और क्योंकि हमास ईरान को पीछे खड़ा ये था। हथियार लिए बिना गाजा में शांति संभव नहीं है, और उसके लिए खामनेई को गिराना जरूरी ओके। है। ये देखिए पूरा एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक पूरा। बहुत बहुत दोस्तों पेचीदा मामला है। परत दर परत जब आप इसको खोलते चले जाते हैं तो उसमें से सियासत सियासत सियासत, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है। और ट्रम्प की जो पॉलिटिक्स है, जो अमरीश जी कह रहे हैं कि वो जो पीस बोर्ड उन्होंने बनाया है ट्रम्प ने,
इसराइल के बिहाफ पर। उस पीस बोर्ड को लागू करने के लिए ईरान जैसे कांटे को निकालना चाहते हैं। ईरान अगर हट गया रास्ते से, ईरान मतलब खामनेई अगर हटते हैं, फौज पीछे हटती है, तो फिर हमास को सरेंडर कराया जा सकता है। फिर जो बाकी गुट हैं, जो मिलिशिया है, जैसे हिजबुल्लाह है लेबनान में, या फिर यमन में हूती हैं, इन सबसे निपटा जा सकता है। इसलिए ईरान को पहले हटाना है, और उसके बाद जो ट्रम्प चाहते हैं या इजराइल चाहता है कि एक तरह से करार कर लिया जाए फिलिस्तीनियों के साथ, पीस करार कर लिया जाए, वो तभी लागू होगा जब खामनेई हटेंगे। यानी मुझे कुल मिलाकर, मैं जो इसको देखता हूँ, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है जंग। जंग होगी, कौन जीतता है, और जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। खामनाई भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं इसराइल को, और यूएस के जो एयर बेस हैं उसको तबाह कर सकते हैं। और हो सकता है कि ट्रम्प भी कुछ ऐसा कर दें, क्योंकि ये तो बात हमें माननी पड़ेगी कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, चौंकाने वाले हथियार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं दोस्तों ज़रूर कहूँगा जिम्मेदारी के साथ, कि जो मिसाइल पावर है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दुनिया के और किसी मुल्क के पास नहीं, ये भी फैक्ट है। अमरीश भाई, आप आए इस प्रोग्राम में, एक नया आपने आज खिड़की खोल दी ज्ञान की, और आपने बताया कि सारा जो खेल है इसके पीछे कौन सा पीस बोर्ड, यानी वॉर के पीछे एक पीस है, और पीस के आगे वॉर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमरीश साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।